Hello friends, welcome on my YouTube channel Compteria. In the previous lecture of Indian medieval history, we discussed about Muhammad Ghori 1195-96 Abhiyan. Now, before wasting our time, we will start our new lecture Muhammad Ghori का बिहार विजय अभियान। यूपी ट्रिपल एससी पीईटी और यूपी पीएससी पीसीएस प्री एंड यूपी पीएससी सेक्रेटरियल सर्विसेज रिव्यू ऑफिसर एंड असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर्स के लिए लेक्चर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। ध्यानपूर्वक इसका श्रवण करें। बिहार विजय, जब कुतुबुद्दीन ऐबक अन्य विजयों में व्यस्त था तो उसके सेनापति इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बख्तियार खिलजी, जो कि गोरी का एक सरदार था, इसने बिहार और बंगाल विजय की योजना बनाई। 1202 ईस्वी में उसने बिहार की राजधानी उदंतपुर पर आक्रमण किया। यहाँ का राजा इंदुमन भीरू था, जो बिना युद्ध किए ही भाग गया। बख्तियार खिलजी ने वहाँ के बौद्ध विहारों को लूटा तथा भिक्षुओं का कत्ल किया। इसके पश्चात उसने विद्या केंद्र नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। धीरे धीरे उसने संपूर्ण बिहार को जीत लिया। यहाँ से वह अतुल संपत्ति और उपहार प्राप्त किया। बौद्धों की परंपरा अनुसार 1200 ईस्वी में कश्मीर का प्रसिद्ध विद्वान संत शाक्य श्री भाद्र उदंतपुर और विक्रमशिला के बौद्ध विहारों में आया, किंतु उन्हें नष्ट पाया। अगला अभियान है मोहम्मद घोरी का बंगाल विजय अभियान। बिहार विजय से उत्साहित होकर बख्तियार खिलजी ने बंगाल विजय की योजना बनाई। उस समय वहाँ सेन वंशी शासक लक्ष्मण सेन का शासन था, जिसकी राजधानी नदिया थी। नदिया एक डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल की। कहा जाता है कि बख्तियार खिलजी की बंगाल विजय की भविष्यवाणी लक्ष्मण सेन के दरबार के कुछ ज्योतिषियों ने पहले ही कर दी थी तथा इसकी सूचना लक्ष्मण सेन को दी। इस भविष्यवाणी के बाद वहाँ के कुछ निवासियों ने नदिया छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर चले गए थे, किंतु लक्ष्मण सेन राजधानी छोड़ने के पक्ष में नहीं था। उसने भावी विपत्ति दूर करने हेतु 1203 ईस्वी में देवताओं को प्रसन्न करने के लिए एक महान यज्ञ का अनुष्ठान किया, जिसे ऐन्द्री महाशांति कहते हैं। 1204 से 1205 ईस्वी में बख्तियार ने बंगाल पर आक्रमण किया। वो इतनी तीव्र गति से राजधानी नदिया में प्रवेश किया कि उस समय उसके साथ केवल 18 अश्वारोही थे। शेष सेना पीछे रह गई थी। राजधानी के सैनिकों और नागरिकों ने उसे घोड़ों के व्यापारी समझा, अतः वह बिना किसी बाधा के महल के फाटक तक पहुंच गया तथा अचानक आक्रमण कर दिया। लक्ष्मण सेन भयभीत होकर पीछे के दरवाजे से भाग गया। राजा की अनुपस्थिति में राजधानी के सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया। तुर्कों ने नदिया को बुरी तरह से लूटा। बख्तियार खिलजी ने बंगाल पर कब्जा कर लिया। लक्ष्मण सेन पूर्वी बंगाल भाग गया तथा अपने साम्राज्य के शेष भागों पर कुछ वर्षों तक सुनार गांव से शासन करता रहा। बख्तियार खिलजी नदिया पर स्थायी रूप से शासन करना नहीं चाहता था, क्योंकि नदिया दक्षिण बंगाल में पड़ता था, अतः उस पर अधिकार और नियंत्रण रखना कठिन था। इसलिए उसने उत्तरी बंगाल स्थित लखनौती को चुना, जो बिहार स्थित उसके मुख्यालय के निकट था। लखनौती को अपनी राजधानी बनाया। बख्तियार ने उत्तरी बंगाल के अधिकृत प्रदेशों में सांस्कृतिक और सैनिक दृष्टि से अपनी स्थिति सुदृढ़ कर ली। उन क्षेत्रों में अनेक मस्जिदें, मदरसे और खानकाहें बनवाए गए और लखनऊ, जो कि वीरभूम जिले में एक नगर है, और देवकोट में सैनिक चौकियाँ स्थापित की गई तथा मोइनुद्दीन के नाम से खुतबा पढ़वाया गया। अब तिब्बत अभियान की चर्चा करेंगे। बिहार और बंगाल विजय से प्रोत्साहित होकर बख्तियार ने तिब्बत जीतने की योजना बनाई। 1205 ईस्वी के लगभग अपने 10,000 घुड़सवारों सहित तिब्बत अभियान के लिए कूच किया।
अपने इस अभियान के दौरान बख्तियार ने तिब्बत और लखनौती के मध्य स्थित पहाड़ियों पर निवास करने वाले 3 जनजातियों कूंच, मेज को मेगा भी बोलते हैं, और तिहारू की सहायता प्राप्त की थी। 15 दिनों तक चलने के बाद बख्तियार की सेना तिब्बत की एक घनी आबादी वाली क्षेत्र में प्रवेश की तथा नगर पर आक्रमण कर दिया। नगरवासियों और किलों के रक्षकों ने आक्रमणकारियों का सामना किया। युद्ध के बाद भी कोई परिणाम नहीं निकला। बख्तियार को भारी क्षति उठानी पड़ी। अंत में उसने पीछे मुड़ने का निर्णय किया और वापस लौट आया। वापस आने के बाद उसकी स्थिति बहुत दयनीय हो गई थी। वह बीमार पड़ गया और 1206 ईस्वी में उसने एक सरदार अली मर्दन खिलजी ने उसका वध कर दिया। ख्वारिज्म मध्य एशिया का विशाल क्षेत्र था, जिसकी पश्चिमी सीमा पर कैस्पियन सागर, पूर्वी सीमा पर बुखारा और आक्सस तथा दक्षिणी सीमा पर खुरासान था। मध्य एशिया में मोहम्मद घोरी का मुख्य शत्रु ख्वारिज्म शाह था। जिस समय मोहम्मद घोरी के सरदार भारत में उसके राज्य विस्तार कर रहे थे, उस समय वह स्वयं ख्वारिज्म के शासक के साथ जीवन और मृत्यु का संघर्ष कर रहा था। 1205 ईस्वी में ख्वारिज्म शाह ने अंधखुद के युद्ध में घोरी को बुरी तरह परास्त किया। पराजित होने के बाद घोरी किसी तरह भागकर गजनी वापस आया। अंधखुद युद्ध में घोरी को पराजित करने के बाद ख्वारिज्म शाह ने सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यूपीपीसीएस के लिए और उत्तर प्रदेश आरओ एग्ज़ाम्स के लिए कि किसने सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की थी मोहम्मद घोरी को पराजित करने के बाद। तो आप लिखेंगे यहाँ पर ख्वारिज्म शाह ने सिकंदर द्वितीय की उपाधि मोहम्मद घोरी को पराजित करने के बाद धारण की थी। अंधाधुंध की पराजय ने घोरी की प्रतिष्ठा को भयंकर हानि पहुंचाई। विरोधी तत्व उसके संपूर्ण साम्राज्य में सक्रिय हो गए और उसके मृत्यु के झूठे समाचार फैलाने लगे। इस अफवाहों की प्रतिक्रिया भारत में भी हुई। घोरी का अंतिम भारतीय अभियान के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। घोरी का अंतिम भारतीय अभियान पंजाब के खोखर जातियों के विरुद्ध था। घोरी की मृत्यु की अफवाह का प्रभाव भारत पर भी पड़ा। घोरी की मृत्यु का अफवाह का प्रभाव भारत पर भी पड़ा। पंजाब के खोखर जाति के 2 सरदारों बकन और सरका ने समस्त प्रदेश में विप्लव आरंभ कर दिया तथा लाहौर पर अधिकार करने की योजना बनाई। वे लाहौर और गजनी के बीच संचार काट दिए। इस कारण 1205 ईस्वी में घोरी पुनः भारत आया। झेलम और चिनाब नदी के बीच खोखरों से उसका मुकाबला हुआ। खोखर वीरता से लड़े किंतु पराजित हुए और उनका दमन हुआ। खोखरों के दमन के बाद घोरी लाहौर पहुंचा। वहां व्यवस्था स्थापित कर ऐबक को दिल्ली जाने की अनुमति देकर गजनी के लिए प्रस्थान किया। मार्ग में सिंधु नदी के किनारे दमियक नामक स्थान पर कुछ समय के लिए अपना शिविर लगाया। जिस समय मोहम्मद घोरी संध्याकालीन नमाज पढ़ रहा था, कुछ व्यक्ति अचानक उसके शिविर में घुस आए और 15 मार्च 1206 ईस्वी को उसकी हत्या कर दी तथा घोरी की विजय सेना को एक शव यात्रा का रूप दे दिया। मोहम्मद घोरी के शव को गजनी लाया गया और यहीं दफनाया गया। मोहम्मद घोरी का कोई पुत्र नहीं था। उसकी मृत्यु के बाद उसका भतीजा महमूद उसका उत्तराधिकारी बना, किंतु महमूद अधिक दिनों तक जीवित नहीं रहा। उसकी मृत्यु के बाद ख्वारिज्म शासक ने घोरी के मध्य एशिया के अधिकांश भाग पर अधिकार कर लिया। कुछ समय तक घोरी का एक दास ताजुद्दीन याल्दिज ने गजनी पर अपना अधिकार रखा, किंतु ख्वारिज्मों ने वहां से उसे निकालकर संपूर्ण मध्य एशिया अपने अधीन कर लिए। ऐसी स्थिति में कुतुबुद्दीन ऐबक घोरी के भारत विजित क्षेत्रों की सुरक्षा करने में सफल रहा और अंत में गुलाम वंश की स्थापना की। कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद घोरी का चरित्र और मूल्यांकन। मोहम्मद घोरी गजनवी की तुलना में अधिक श्रेष्ठ सिद्ध हुआ। इसी कारण वह जन्मजात सेनापति न होते हुए भी एक सफल विजेता अवश्य हुआ। अनहिलवाड़ा युद्ध में वह मूलराज द्वितीय से पराजित हुआ। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ और अंधखुद के युद्ध में वह ख्वारिज्म शाह से पराजित हुआ। इन पराजयों ने घोरी का साहस नहीं तोड़ सकी और न ही उसे लक्ष्य से हटा सकी। घोरी में परिस्थितियों को समझने और उनके अनुसार कार्य करने की क्षमता थी। वह मानव चरित्र का अच्छा पारखी था। योग्य व्यक्तियों की तलाश करना और उनसे काम लेना उससे आता था। ऐबक, यिल्दिज और तुगरिल जैसे व्यक्तियों
उसकी सफलता के लिए उत्तरदायी थे, उनको गोरी ने शिक्षित किया था। मोहम्मद गोरी को शासन की ओर ध्यान देने का अवसर नहीं मिला, किंतु वह सांस्कृतिक प्रगति से उदासीन नहीं था। उसने विद्वानों को संरक्षित किया। फ़खरुद्दीन राजी तथा नजामी उर्जी उसके दरबार से संबद्ध थे। मोहम्मद गोरी ने हिंदू देवी को आकृति वाले सिक्के चलवाए थे और दिल्ली पर अधिकार कर लेने के बाद मोहम्मद गोरी ने चौहाने के सिक्कों की भांति दिल्ली में भी भारतीय ढंग की मुद्रा चलवाई थी। कन्नौज विजय के पश्चात उसे गढ़वालों के सोने के सिक्के के ढंग पर अपने सिक्कों पर लक्ष्मी, नंदी आदि के चित्र अंकित किए, जिस पर देवनागरी लिपि में मोहम्मद बिन साम अंकित था। मोहम्मद गोरी ने 56 ग्रेन का दिल्ली वाला नामक सिक्के चलवाया था। इस प्रकार से मोहम्मद गोरी के विजय अभियान एवं चरित्र मूल्यांकन को हमने बड़ी ही पारदर्शिता से अध्ययन किया। अब हम अगले पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, जो है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 से 1526 ईस्वी। दिल्ली सल्तनत की स्थापना उत्तरी भारत में तुर्कों के सैनिक अभियानों का प्रत्यक्ष परिणाम था, जो लगभग 2 शताब्दियों 11वीं से 13वीं के मध्य 2 चरणों में संपन्न हुआ। प्रथम चरण गजनवी द्वारा 1000 से 1027 ईस्वी और दूसरा चरण मोहम्मद गोरी 1174 से 1206 ईस्वी द्वारा। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक 5 वंशों ने 320 वर्षों तक शासन किया। ये 5 वंश है: मामलुक वंश 1206 से 1290, खिलजी वंश 1290 से 1320, तुगलक वंश 1320 से 1414, सैयद वंश 1414 से 1450 और लोदी वंश 1450 से 1526 ईस्वी। इन वंशजों के शासनकाल का अवरोही क्रम इस प्रकार मैं पढ़ रहा हूँ: तुगलक 94 वर्ष, ममलूक 84 वर्ष, लोदी 76 वर्ष और सैयद वंश 36 वर्ष और खिलजी वंश 30 वर्ष। अर्थात तुगलक वंश का शासनकाल सबसे अधिक और खिलजी वंश का शासनकाल सबसे कम रहा। अगले लेक्चर में मैं आपको ममलूक वंश से कंटिन्यू करूँगा। कॉम्प्ट के लेक्चर्स बराबर आते रहेंगे। उत्तर प्रदेश PCS, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग PET और उत्तर प्रदेश सचिवालय सेवा आरोप के लिए समर्पित यह मध्यकालीन भारत का लेक्चर नित्य नियमित आप इसको बराबर अध्ययन करते रहें, श्रवण करते रहें। अधिक से अधिक श्रोताओं तक इस लेक्चर्स का प्रसार करें। ये लेक्चर्स की बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज इंडियन मेडिवल हिस्ट्री एंड साथ ही साथ इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री की बहुत ही आकर्षक लेक्चर सीरीज़ कॉम्प्ट चैनल द्वारा चलाई जा रही है। इसका लाभ लें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इंपॉर्टेंट PDF डाउनलोड करना ना भूलें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। बढ़ते हुए कोविड काल में वैक्सीनेशन ज़रूर से कराएं। वैक्सीनेशन पूर्णतः सेफ हैं। वैक्सीनेशन की डोज ज़रूर लें, किसी प्रकार की भ्रांति में ना आए। एक वृक्ष लगाने का संकल्प लें और प्रकृति को ऑक्सीजन युक्त और हरा भरा बनाएं। कॉम्प्ट पर लेक्चर्स देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।